सॉरी, म्यूट करना भूल गया था। ओके, अनम्यूट करना भूल गया था। ओके, गुड मॉर्निंग। तो देखो, लास्ट टाइम हमने सबसे पहले सबसे पहले हमने जो क्या बोलते हैं, बफर जो है वो बफर हमने स्टार्ट किया था। बफर के अलावा पीएच कैलकुलेशंस ऑफ, अगर सिंपल डायरेक्टली एसिड्स या बेसिस अगर लेते हैं, या अगर हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं किसी भी सॉल्ट का, तो उस केस में उसका पीएच हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने लास्ट टाइम देखा था। क्या ये हमने लास्ट टाइम देखा था। अभी आज जो हम देखने वाले हैं, एग्जैक्टली बफर जो है, क्या बफर एग्जैक्टली कैसे रेजिस्ट करता है पीएच को, ये हमें देखना है। क्या पीएच को कैसे रेजिस्ट करता है। तो बफर में हमने दो टाइप के बफर्स देखे, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। और ये भी देखा था कि बफर जो है, इट्स अ वीक एसिड या वीक बेस का प्लस उसी सेम एसिड या बेस का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वहां पे हम लेते हैं। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल एसिडिक बफर एक्शन या एक्शन ऑफ बफर अगर हमें देखना है, तो हमने क्या एग्जांपल दिया, CH3COH ले लिया प्लस CH3COO Na, उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट है। क्या रिस्पेक्टिव सॉल्ट है, और अगर रिस्पेक्टिव सॉल्ट है तो ये पर्टिकुलरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ओके, अब देखो, जब हम वहां पे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल डिसोसिएट एज अ CH3COOH। जो CH3COH है, ओके, इट विल डिसोसिएट इनटू CH3CO माइनस प्लस H प्लस। वही अगर CH3CONA अगर ले लेते तो ये अगेन क्या है हमारा, वीक इलेक्ट्रोलाइट ही। ओके, मतलब वैसे तो सॉल्ट है, तो सॉल्ट जितने भी होते हैं वो ये Na प्लस होगा। क्या ये Na प्लस होगा। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, होता क्या है, जब हम यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड जब ऐड करते हैं, क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड जब ऐड करते हैं, एसिड ऐड करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, वी कैन ऐड जस्ट H प्लस। और जब अब यहाँ पे हमें ली चैटलियर प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर, क्या करना है, ली चैटलियर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है। जब हम H प्लस ऐड करेंगे, H प्लस ऐड करेंगे, तो ये जो H प्लस है, क्या ये जो मतलब प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, और जब भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ जाएगा, पीछे चला जाएगा। क्या चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। और अगर पीछे जाता है, क्या पीछे जाता है, तो जितना H प्लस हमने ऐड किया है वो तो कुछ भी वहां पे इफेक्ट नहीं शो करेगा। और अगर कुछ भी इफेक्ट नहीं शो करता है तो उसका जो पीएच है वो एज इट इज कॉन्स्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, एज इट इज कॉन्स्टेंट रहेगा। ओके, क्लियर है क्या। देखो, मतलब जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो प्रोडक्ट जब ऐड होता है तो इट विल goes to the backward direction। ओके, क्या it will goes to the backward direction। लेकिन ये एक स्मॉल अमाउंट तक होगा, क्या स्मॉल अमाउंट तक होगा। लेकिन उसकी जगह पे अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, OH माइनस ऐड करना स्टार्ट कर दिया, क्या OH माइनस ऐड करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो H प्लस है, ओके, ये H प्लस एंड OH माइनस मिला के यहाँ पे H2 निकल जाएगा। Okay। मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे, यहाँ पे OH माइनस क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और अगर रिमूव करते हैं, क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो जो H2 है यहाँ से, यहाँ H प्लस जो है वो निकलता जाएगा। मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो इसका मतलब क्या है, अगेन जब ओ एच माइनस वहां पे हम ऐड कर रहे हैं, तो इट विल नॉट शोज एनी चेंज। अगर वो चेंज नहीं शो कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे वहां पे, कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करने के बाद वहां पे किसी भी तरीके का चेंज नहीं है। क्या किसी भी तरीके का चेंज। ओके, इसका मतलब वो, इसका मतलब वहां पे पीएच जो है वो रेजिस्ट कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बफर एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम बफर एक्शन बोलते हैं। ओके, तो देखो, मेजर कंपोनेंट ऑफ एसिडिक बफर, एसिड बफर
solution is a CH3COOH and CH3COO minus. Okay, addition of strong acid to the buffer when few drops of HCl such as HCl is added to the buffer solution, जो कि आयोनाइज completely होता है to give large number of H plus ion, and H plus ion try to change the pH of the buffer, but buffer should remove these H plus ions to maintain the pH. और कैसे कैसे रिमूव करते हैं ये, कैसे रिमूव करेंगे, तो रिएक्शन जो है वो दैट्स द बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. ओके, मतलब बफर मेंटेन द पीएच एज द एसिटेट आयंस, ओके, आर इन लार्ज प्रोपोर्शन react with the added H plus ions and acid added to remove them. That's a feebly ionized the CH3COH. मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको भेज रहा है. बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो वहां पे उस H प्लस का इफेक्ट किसी भी तरीके का नहीं होगा. वही अगर एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम ले लेते हैं तो ये जो OH माइनस है ये यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन शो करेगा. मतलब जो H प्लस है, H प्लस का वहां पे OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और H2 बनेगा, व्हिच इज अगेन न्यूट्रल. तो दैट्स व्हाई एसिड या बेस ऐड करो वहां पे किसी भी तरीके का पीएच चेंज नहीं होता है. या इसको हम ली-छाटलर प्रिंसिपल से भी देख सकते हैं. ओके, लेकिन बहुत ज्यादा एसिड या बेस अगर ऐड कर दिया तो इट विल गेट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज. बस ये डायग्रामेटिकली दिया है, देखो अगेन बेसिक बफर में सेम चीज है. ओके, उसके बाद में अब ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, देखो हेंडरसन्स इक्वेशंस बोलते हैं हम. ओके, ये बेसिकली हम पीएच ऑफ एसिड और बेस फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल. ओके, तो सबसे पहला है डिराइव द हेंडरसन्स पीएच इक्वेशन फॉर द एन एसिडिक बफर. ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, HA आयोनाइज इन द वाटर. ओके, मतलब एसिड अगर ले लिया, वीक एसिड, तो HA plus H2 it is in equilibrium with H3O plus A minus. लेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड है तो Ka ले लिया, तो Ka इज इक्वल टू क्या होगा, H3O plus into A minus डिवाइडेड बाय HA. ओके, तो अपने को पीएच निकालना है, इसका मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा. और अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो जो H3O प्लस है या हाइड्रोनियम आयन है उसका हम क्या करेंगे, मतलब उसको सेपरेट करेंगे. तो H3O प्लस इज इक्वल टू Ka इंटू एसिड डिवाइडेड बाय सॉल्ट. तो इसको थ्रू आउट हम निगेटिव लॉग ले लेंगे. क्या लेंगे, निगेटिव लॉग लेंगे. निगेटिव लॉग लेने से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पीएच में कन्वर्ट हो जाएगी. माइनस लॉग ऑफ Ka एसिड डिवाइडेड बाय सॉल्ट, तो माइनस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय सॉल्ट. तो माइनस H3O प्लस अगर ले लेते तो वो बेसिकली पीएच होता है. माइनस लॉग ऑफ Ka मतलब क्या होता है, pKa होता है. ओके, तो pH इज इक्वल टू pKa माइनस लॉग ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय सॉल्ट. तो pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, pKa प्लस सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड भी ले सकते हैं. ओके, एंड दिस इज फॉर द एसिडिक बफर. ओके, अगेन बेसिक बफर के लिए अगर आपको निकालना है तो यहाँ वहां पे आप पीओएच निकालोगे पहले तो. ओके, क्या निकालोगे, पीओएच निकालोगे. पीओएच इज इक्वल टू क्या होगा, पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस. ओके, बस वहां पे पीओएच पहले निकलेगा और पीओएच निकलने के बाद क्या, पीओएच निकलने के बाद आप पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 से आप वहां पे उसका पीएच जो है वो फाइंड आउट कर. देखो यहाँ पे POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस है. अगेन सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस, और सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस अगर ले लेते हैं. ओके, तो ये 14 में से अपने को माइनस करना है, मतलब ये पूरा वैल्यू माइनस करना है. तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो इससे हमें पीएच मिल जाएगा. क्या, पीएच मिल जाएगा. अब उसके बाद में नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट्स द बफर कैपेसिटी. क्या, बफर कैपेसिटी. अब बफर कैपेसिटी मतलब क्या होता है, वो कितना पीएच को रेजिस्ट कर सकता है. क्या, कितना पीएच को रेजिस्ट कर सकता है. ओके, व्हेन द एसिड और बेसिस आर एडेड. ओके, एसिड या बेसिस ऐड करने के बाद कितना बफर या कितना पीएच वो रेजिस्ट कर सकता है. ओके, एंड
A good buffer shows only a slight change in pH on addition of acid or base. Okay, वही अगर buffer capacity is defined as the number of moles of acid or bases added to 1 liter of the buffer solution to cause the change in pH by EO 1 unit. मतलब वहां पे कितना ऐड करना पड़ेगा तो उसका चेंज हो जाएगा. ओके, तो बफर कैपेसिटी इज बेसिकली रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर टू चेंज इट इन इट्स पीएच. ओके, मतलब कितना वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं बेस या इसका. ओके, और कितना चेंज हो रहा है पर लीटर. ओके, तो इसको हम साई बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर ऑफ द बफर divided by change in pH. Okay. Del B divided by del pH. Okay, तो small change होता है. Okay, and pH range of buffer अगर हम ले लेते हैं तो pH range जो है, okay, range हम pK plus और minus 1 से निकाल सकते हैं. Okay, that's the range जो है, मतलब range जो है where buffer effectively resist the change in pH, मतलब जहाँ पे वो resist कर सकता है, effectively resist the change in pH. Okay, on adding acid or base. तो जहां पे रेजिस्ट करेगा वही हमारा क्या होता है, पीएच रेंज होता है. ओके, तो वो अगर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते हैं, पीके प्लस और माइनस 1 करते हैं, मतलब लोअर एंड हायर. जैसे कि अगर सपोज ये बफर है तो उसका पीके है 4.7, तो 4.7 है तो इसका रेंज कितना होगा, 3 -1, 3.7 to 5.7. ओके, इसके बीच में ही वो थोड़ा रेजिस्ट कर सकता है. ओके, अगर वो इसके ऊपर चला गया, ओके, तो भी रेजिस्ट नहीं करेगा, इसके नीचे चला गया तो भी रेजिस्ट नहीं करेगा. ओके, वही पीएच रेंज ऑफ बफर अगर हम ले लेते हैं तो अगेन वही फॉर्मूला है. ओके, पीएच इज इक्वल, मतलब पीओएच के लिए अगर निकालना है, ओके, पीओएच का, तो अगेन 14 माइनस पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस और माइनस 1. ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 14 माइनस पीकेबी प्लस और माइनस 1 आ जाएगा. ओके, therefore पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस और माइनस 1 आ जाएगा. ओके, मतलब अगेन सेम थिंग वी विल कैरी आउट. एंड मैक्सिमम कैपेसिटी अगर हम ले लेते हैं तो पीएच इज इक्वल टू पीके फॉर, जब वहां पे एसिड एंड सॉल्ट वहां पे सेम कॉन्सेंट्रेशन में अगर लेते हैं तब. ओके, तब वहां पे कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगा. ये तो हंडरसन इक्वेशन से भी वहां पे हम फिगर आउट कर सकते हैं, क्योंकि log ऑफ 1 अगर लेते हैं तो वो हमेशा से माइनस कर दो या ऐड कर दो, दोनों का सेम ही होगा. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बफर concentration विल बी हायर if the components concentration is high. Okay, any buffer has definite pH value. Okay, उसके बाद pH of a buffer solution does not change on long standing. ओके, मतलब वहां पे चेंज नहीं होता है, मतलब बहुत दिन रख दिया बफर, उसका pH चेंज नहीं होता है. ओके, उसके बाद pH of the buffer solution does not change on dilution. डाइल्यूशन के साथ भी वो वहां पे चेंज नहीं होता. ओके, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बफर अगर हम ले लेते हैं तो सबसे पहला केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल करते हैं. ओके, इसके अलावा बफर्स आर यूज्ड ड्यूरिंग द एंजाइम कैटालिसिस. जो एंजाइम कैटालिसिस है उसमें भी हम बफर का इस्तेमाल करते हैं. बफर जो है वो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. बफर आर यूज्ड इन द वेरियस रिसर्च प्रोग्राम्स. जो रिसर्च प्रोग्राम्स है उनमें भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं. Buffer are used in the chemical analysis, that's the precipitation of radicals, that is in the group analysis. Okay, उसके बाद में pH ऑफ द इंडिकेटर जो होता है वो डिफाइन करने के लिए लेते हैं. मैन्युफैक्चरिंग डाई, पेपर, इंक, पेंट्स. ओके, इसके अलावा एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स एंड फूड्स. ओके, उसके लिए भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं रिसर्च प्रोग्राम में. केमिकल एनालिसिस. ओके, उसके बाद में एप्लीकेशंस ऑफ बफर्स अगर हम ले लेते हैं. ओके, तो नॉर्मल पीएच
ऑफ ब्लड जो होता है 7.4 होता है, मेंटेन बाय टू बफर। ओके, एक होता है कार्बोनिक एसिड बफर एंड दूसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड बफर। ओके, अब कार्बोनिक एसिड में क्या होता है, H2CO3 प्लस NaHCO3 होता है। और ये अगर फॉस्फोरिक एसिड बफर लेते हैं तो H2PO4 माइनस प्लस NaHPO4 -2, यहाँ माइनस, हाँ Na ले लिया तो -1 लेंगे, एंड सिर्फ हाइड्रोजन लिया तो HPO4 -2। इसके अलावा ग्राविमेट्रिक एनालिसिस टू प्रेसिपिटेट PbCrO4। ओके, एसिडिक बफर इज यूज्ड। अगेन ये याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है आपको। okay. एक डायग्राम में देखो, जो कि यहाँ पे मतलब +और -1 जो है वो इंडिकेट कर रहा है, क्या +और -1 इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो दिस अबाउट एग्जैक्टली बफर था। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो हमें देखना है, दैट्स द जो लास्ट इक्विलिब्रियम है, दैट्स द सोलिबिलिटी इक्विलिब्रियम। ओके, जिसमें दो प्रोसेस वहां पे इक्विलिब्रियम में होते हैं, एक होता है डिसोसिएशन एंड दूसरा होता है अनडिसोसिएशन। ओके, मतलब जो सॉल्ट हमने ऐड किया है, एक तो वो डिसोसिएट हो सकता है या वहां पे अनडिसोसिएटेड फॉर्म में वहां पे चल सकता है। ओके, तो सोलिबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ द जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स है, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन द सेंस वहां पे बहुत सोलिबिलिटी कम है। ओके, क्या कम है, तो देखो सोल्यूबिलिटी मतलब क्या होता है, दैट्स नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सोल्यूबिलिटी। जैसे कि शुगर, NaCl, PbNO3, ओके, KNO2, ओके, ये इनका सबका सोल्यूबिलिटी है। ओके, लेकिन सोल्यूबिलिटी एग्जैक्टली किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है, सबसे पहला होता है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, तो इसके लिए एक सिंपल आप याद रख सकते हो, लाइक डिजोल्व लाइक। क्या, लाइक डिजोल्व लाइक मतलब जिसका नेचर सेम होता है वो वहां पे डिजोल्व हो सकता है, मतलब पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट्स टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर मतलब अब ये जो टेम्परेचर है वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक के ऊपर वहां पे डिसाइड, क्या एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक के ऊपर डिसाइड होता है। ओके, एंड लास्टली जो है दैट्स द प्रेशर ऑफ फॉर गैसेस। क्या, प्रेशर फॉर गैसेस, प्रेशर फॉर गैसेस इन द सेंस प्रेशर जो है, ओके, मतलब ये बेसिकली गैस के लिए होता है, तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना वहां पे सोलिबिलिटी ज्यादा होता है। ओके, तो ये जो है सबसे पहला जो है ये जो दो फैक्टर्स हैं, इसमें सिंपली हम क्या ले सकते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक। और टेम्परेचर में क्या होता है, दो चीजें होती है यहाँ पे, कि जो डिसोल्यूशन है, ओके, डिसोल्यूशन अगर एंडोथर्मिक है, या एंडोथर्मिक है, ओके, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अगर एक्सोथर्मिक है मतलब एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना सोलिबिलिटी बढ़ेगा। वही अगर एक्सोथर्मिक लेते हैं तो जो सोलिबिलिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एंड प्रेशर ऑफ गैस अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे सिंपल है, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतना वहां पे सोलिबिलिटी ज्यादा होगा, क्या, उतना उतना वहां पे सोलिबिलिटी।
उसके बाद में सोलिबिलिटी जो है सॉल्ट्स के लिए अगर लेते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट एज वेल एज लैटिस एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी। ओके, या उसको हाइड्रेशन एनर्जी भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब लैटिस एनर्जी क्या होता है, तो ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा है। लैटिस एनर्जी मतलब क्या होता है, देखो ऊपर से एक बार। ओके, तो सबसे पहले सोलिबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ स्पाइरली सोल्यूबल सॉल्ट्स। ओके, सोलिबिलिटी मतलब कितना वहां पे डिसॉल्व हो रहा है। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स है, लेकिन सोलिबिलिटी इन चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है। उसमें नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है। तो उसके लिए हम सिंपल लेते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब जो जिसका नेचर सेम है वो उसमें डिजॉल्व होगा। ओके, पोलर पोलर में होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। टेम्परेचर में अगर हम ले लेते हैं तो सबसे पहला एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में जो भी सोल्यूबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। वही अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है तो सोल्यूबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। उसके बाद प्रेशर ऑफ गैस अगर हम ले लेते हैं तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। या जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना वहां पे सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा होगा। ओके, तो सोल्यूबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ जो स्पाइरिंग सोल्यूबल सॉल्ट है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द लैटिस एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी मतलब हाइड्रेशन एनर्जी है। ओके, तो उसमें सबसे पहला है लैटिस एनर्जी में, दैट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्रिस्टल इनटू अ कंस्टिट्यूएंट आयन कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। एंड सॉल्वेशन मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 mole of substance is dissolved or solvated in the 1 mole of substance। मतलब 1 मोल सब्सटेंस जब हम डिसॉल्व करते हैं तो उसमें जितना एनर्जी रिलीज होने वाला है या absorb होने वाला है उसको हम सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो लैटिस बेसिकली देखो, लैटिस मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे हम यहाँ पे पानी में डाल देंगे, इट विल गेट ब्रोकन। ओके, तो उसमें समटाइम्स एनर्जी रिलीज हो सकता है, ये एनर्जी अब्सॉर्ब हो सकता है। ओके, एंड हाइड्रेशन जो होता है, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, देखो ये हमारा क्रिस्टल है। ओके, क्रिस्टल सबसे पहले ब्रेक हो गया। जैसे ब्रेक हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी में क्या होगा वहां पे, जो H2 मॉलिक्यूल है, ये देखो रेड रेड कलर के दिख रहे हैं ना, दे गेट सराउंडेड बाय द रिस्पेक्टिवली respective cations or anions, and ये जो है दैट्स वी कैन कॉल इट एज हीट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, क्या हीट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मतलब इन दोनों का सम अगर हम लेते हैं तो दैट वी कैन कॉल इट एज हीट ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, तो solvent molecules weaken the force of attraction between the solute molecules or ions। ओके, तो soluble in all polar solvent। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी होता है। ओके, तो जो कुछ भी वैल्यूज है वो हम पुट करके वहां पे एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, CaCl2 के लिए ले लिया, तो उसका लैटिस एनर्जी ये कुछ है, हाइड्रेशन एनर्जी इतना है, तो ये -66 है। -66 क्या इंडिकेट करता है अपने को, ये जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक इंडिकेट करता है। और अगर एक्सोथर्मिक है तो इस ये जो डिसोल्यूशन है CaCl2 का, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्या, जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उतना सोलिबिलिटी कम होगा, तो जितना टेम्परेचर कम रखेंगे उतना सोलिबिलिटी बढ़ेगा। ओके,
वही अगर यहाँ पे LiF अगर लेते हैं तो LiF के लिए वहाँ पे ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। और अगर एंडोथर्मिक है तो यहाँ पे जो सोलिबिलिटी है इट इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना सोलिबिलिटी बढ़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम इन दोनों के वैल्यूज अगर कंपेयर करते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है, ओके, लैटिस एनर्जी से। एंड यहाँ पे लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रोजन एनर्जी से, मतलब यहाँ पे उससे भी हम डिसाइड कर सकते हैं क्या, मतलब वैल्यू से भी हम डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सोलिबिलिटी, ओके। तो बेसिकली हमें यहाँ पे तीन कैटेगरीज मिलती है, ओके। हाँ, तीन कैटेगरीज मिलती हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी अगर हम ले लेते हैं तो सोल्यूबल आते हैं, जिसमें सोलिबिलिटी ग्रेटर देन 0.1 मोलर आती है, मतलब ये एक रेंज है, देखो क्या ये क्या है, रेंज है। स्लाइटली सोल्यूबल में 0.1 से लेके 0.01 तक आती है। जो स्पेरिंगली सोल्यूबल है वो लेस देन 0.01 मोलार या मोलाल आती है, ओके क्या, 0.01 मोलाल आती है, ओके। मतलब जिनका सोल्यूबिलिटी वहां पे बहुत कम है, बहुत कम मतलब लेस देन 0.01 मोलाल है, क्या 0.01 मोलाल है। तो उस केस में वहां पे उसको हम स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। Okay, to soluble salt, the solution has more than 1 gram of salt in the 100 ml. Okay, जैसे कि NaCl, KCl and BaCl। अगर स्पेरिंगली सोल्यूबल अगर लेते हैं तो AgCl, AgPr, AgI, BA, F2, ये सब स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स है। एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स अगर हम ले लेते हैं तो जैसे कि बेसिकली कार्बोनेट, सल्फेट्स, ओके, लेकिन सल्फेट सबके क्या नहीं, पीबी के, बी ए के, ओके, या Ag2S, ये इंसोल्युबल है, मतलब पानी में डाल दिया तो वो वहां पे डिजोल्व नहीं होते, okay। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो ये बेसिकली तीन टाइप के सॉल्यूशन है। एक है मतलब अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, वहां पे और अमाउंट वहां पे डिसॉल्व हो सकता है, क्या मोर अमाउंट इज डिसॉल्व, मोर अमाउंट इज डिसॉल्व। मतलब आप वहां पे जब ऐड करोगे तो डिसॉल्व होता जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट्स डिसोल्यूशन इज स्टॉप। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट्स द प्रेसिपिटेशन इज स्टार्टेड। क्या प्रेसिपिटेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ। ओके, वही दिया है देखो, दैट्स अ सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी dissolved and there exists an equilibrium between dissolved solute molecules and undissolved solute molecules at a particular temperature is known as saturated solution, okay। तो ये यहाँ पे स्टेबल सॉल्यूशन होता है एंड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन डिसॉल्व सोल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड अनडिसॉल्व सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, ओके। वही सैचुरेटेड में अगर ले लेते हैं तो saturated solution become unsaturated on heating due to the increase in volume, okay। And on carefully heating, heated saturated solution becomes super saturated। तो सैचुरेटेड में क्या होता है, अनडिजॉल्व और डिजॉल्व का वहां पे इक्विलिब्रियम बनता है, ओके। अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन द required for the saturation is called as the unsaturated, मतलब और डिसॉल्व हो सकता है। Suppose supersaturated मतलब solution which has more amount of solute than the required for saturation, मतलब हम ऐड करते ही चले गए, ऐड करने के बाद वो डिसॉल्व करना स्टॉप कर देगा, डिसॉल्व करना स्टॉप कर देगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, ओके। तो ऑब्जर्विंग द फिगर 95 ग्राम, 5 ग्राम, ओके। वही अगर 91
एंड 9 ग्राम अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अब देखो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं तो पहले से ऑलरेडी 95 ग्राम डिजॉल्व कर चुके हैं हम, और 5 ग्राम डिजॉल्व हो रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 100। लेकिन उसी टाइम पे डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, 91 डिजॉल्व हो गया, लेकिन 9 ग्राम एज इट इज है। Okay? तो ये 25 डिग्री सेल्सियस को थोड़ा हमने हीट कर दिया, तो ये क्या हो गया, मतलब पूरा डिजॉल्व हो गया, मतलब जो सैचुरेटेड था वो टेम्परेचर की वजह से अनसैचुरेटेड हो गया। ओके, उसके बाद में हमने जैसे ही उसको कूल कर दिया, तो नो प्रिसिपिटेट, मतलब सुपर सैचुरेटेड हो गया। क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड हो गया। लेकिन ये 25। ओके, लेकिन जैसे ही वहां पे ठंडा हो जाएगा वो, वहां पे प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब वहां पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दिखेगा। देखो, ओके क्या। ओके, तो अपने को निकालना है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। क्या निकालना है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। द अगेन यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस of salt in the saturated solution is called as a solubility product। मतलब सैचुरेटेड कंडीशन में जो भी मल्टीप्लिकेशन लेंगे हम कैटायंस और एनायंस का, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलेंगे। तो एन एक्स एक्स वाई, ओके, या यहाँ पे कोई भी हम कैटायन या एनायन वहां पे ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इनिशियली 1 होगा, ये 0 0 होगा, ये 1 - एस होगा, 1 - एक्स, एस मतलब एक्स इंटू एस हो जाएगा। लेकिन ये पता है अपने को, ये सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए हम यूनिटी लेते हैं, तो इक्विलिब्रियम में तो वो जो एज इट इज लेंगे। तो यहाँ पे ए एस पी, मतलब अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो तो सॉलिड है, और अगर सॉलिड है तो डायरेक्टली उसको क्या करेंगे हम, एक्वेस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एस इंटू वाई एस, ओके, इज इक्वल टू, मतलब ये पावर में चला जाएगा। ओके, क्या पावर में चला जाएगा। ओके, और वहां पे हमें सोल्युबिलिटी या सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। अब देखो यहाँ पे, इसको हम ए बी टाइप लेते हैं। अगर ए बी टाइप लेते हैं तो इट विल डिसोसिएट एज ए प्लस प्लस बी माइनस। ओके, और यहाँ पे इनके स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 है। ओके, एंड इसका क्या है, दैट्स द एस, एंड एस है, मतलब के एस पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। ओके, वही अगर ए बी टू लेते हैं, इज इन इक्विलिब्रियम में ए प्लस प्लस टू बी, तो इसके लिए एस आ जाएगा, इसके लिए टू एस आ जाएगा। तो ये के एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस मल्टीप्लाइड बाई टू एस का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 4s³ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4s³। ओके, मतलब जैसे कि AgSO4 है, 2Ag, एंड 4s³ आ गया। ओके, KSP इज इक्वल टू, ये आ गया एस, ये क्यूब रूट है देखो, KSP/4, ये एस है। ओके, मतलब सोल्यूबिलिटी अगर निकालना है तो आप KSP या सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जो है, कॉमन आयन इफेक्ट ऑन द सोल्यूबिलिटी सॉल्ट। ओके, अगेन ये भी ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करता है। Okay. और अगर कॉमन आयन अगर लेते हैं तो वहां पे अगेन एडिशन ऑफ द सॉल्ट डिक्रीजेस द कॉमन आयन इफेक्ट, मतलब वहां पे सोल्यूबिलिटी और कम हो जाता है। ओके, जैसे कि अगेन
कोई भी सॉल्ट होगा, ओके, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग द कॉमन सॉल्ट अगर ऐड कर दिया तो वो बैकवर्ड चला जाएगा। okay? वही अगर इन अनसैचुरेटेड कंडीशन सोल्यूशन आयोनिक प्रोडक्ट जो होता है इज लेस देन द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, तो वहां पे नो प्रोडक्ट, नो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। ओके, एक्चुअली ये कंडीशन अपने को जरूरी है। देखो क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा ये आपको पूछा जाता है, तो के आई पी इज लेस देन के एस पी होना चाहिए। ओके, नो प्रेसिपिटेशन विल फॉर्म। वही अगर के आई पी इज ग्रेटर देन के एस पी अगर होगा तो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। ओके, एंड के आई पी इज इक्वल टू के एस पी अगर होगा तो अगेन प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली जो भी स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स है वो है के एस पी। ओके, तो यहाँ पे अपना ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम है ये यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, इसके पीवाई यूज करेंगे। ओके, क्या मतलब कल ही इसके पीवाई यूज करेंगे और इसके नेक्स्ट इसमें जो नया चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लियर। रिमेन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट।